हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ मेवन एकेडमी। एसईजेड की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कि एक एसईजेड कौन एस्टैब्लिश कर सकता है और कैसे। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एसईजेड एस्टैब्लिश करे तो प्रोसीजर क्या होगा, और अगर स्टेट गवर्नमेंट एसईजेड एस्टैब्लिश करे तो प्रोसीजर क्या होगा, और अगर कोई इंडिविजुअल करना चाहे तो प्रोसीजर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 3(1) कहता है इस एक्ट के अंडर एक एसईजेड को एस्टैब्लिश किया जा सकता है या तो जॉइंटली या अलग अलग, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी पर्सन, गुड्स के मैन्युफैक्चर या सर्विसेज रेंडर करने के लिए या दोनों के लिए, या एज अ फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग जोन। जॉइंटली एंड सेवरली मतलब दो पार्टीज टुगेदर और सेपरेटली, एक साथ या अलग अलग। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एससीजेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट से सलाह करने के बाद खुद से एससीजेड बनाकर नोटिफाई कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एससीजेड बनाने का प्रपोजल बोर्ड को भेजने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 प्रोविजन में ये लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट को नई एससीजेड बनानी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोर्ड ऑफ अप्रूवल का अप्रूवल नहीं चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को बस एरिया आइडेंटिफाई करना है और कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट से सलाह मशवरा करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एससीजेड सेटअप करने के लिए लैंड का मिनिमम एरिया, साथ ही अदर टर्म्स एंड कंडीशंस भी स्पेसिफाई करने की पावर्स दी गई है, जिनके बेसिस पर बोर्ड किसी भी प्रपोजल को अप्रूवल दे सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है या उसे रिजेक्ट कर सकता है। अब देखते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसईजेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई एसईजेड सेटअप करना चाहती है तो वो एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद अपना प्रपोजल डायरेक्टली बोर्ड को भेज सकती है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 में ये लिखा हुआ है। तो पूरा प्रोसीजर डिटेल में देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना प्रपोजल बोर्ड ऑफ अप्रूवल को भेजेगी। बोर्ड ऑफ अप्रूवल उस प्रपोजल को अप्रूव कर सकता है। बोर्ड ऑफ अप्रूवल उस प्रपोजल को अप्रूव कर सकता है सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस, या उसको मॉडिफाई कर सकता है। बोर्ड ऑफ अप्रूवल उस प्रपोजल को रिजेक्ट भी कर सकता है। अच्छा, पूरे इंडिया में बोर्ड ऑफ अप्रूवल सिर्फ एक ही है, कोई 2 या 3 बोर्ड ऑफ अप्रूवल नहीं है पूरे इंडिया में। बोर्ड ऑफ अप्रूवल दिल्ली में है। वाणिज्य भवन से बोर्ड ऑफ अप्रूवल की मीटिंग का नोटिस इशू होता है। चेयरमैन होते हैं कॉमर्स सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। सेक्शन 3 सबसेक्शन 9, अगर बोर्ड प्रपोजल को बिना किसी मॉडिफिकेशन के अप्रूव कर देता है तो वो इसकी इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लेटर ऑफ अप्रूवल ग्रांट करेगी। अगर बोर्ड प्रपोजल को मॉडिफिकेशन के साथ अप्रूव करता है तो वो ऐसे मॉडिफिकेशंस की इंफॉर्मेशन उस स्टेट गवर्नमेंट को देगा, और अगर वो मॉडिफिकेशंस को वो स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल अप्रूवल की इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लेटर ऑफ अप्रूवल ग्रांट करेगी। अगर बोर्ड प्रपोजल को रिजेक्ट करता है तो वो इसके रीजंस को रिकॉर्ड करेगा और रिजेक्शन की इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, जो इसकी इंफॉर्मेशन कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को देगी। तो ये है इसका प्रोसीजर। अब देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एससीजेड बाय एनी पर्सन। कोई भी पर्सन जो कोई एससीजेड सेटअप करना चाहता है, एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद उस एससीजेड को सेटअप करने के पर्पस से कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दे सकता है। तो स्टेप नंबर 1 हुआ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लैंड। सबसे पहले तो जमीन ढूंढो। कुछ हेक्टर्स की जमीन तो होनी चाहिए। हेक्टर को एकड़ में कन्वर्ट करो तो 1 हेक्टर इज इक्वल टू 2.471 एकड़। तो उसके बाद अगला स्टेप है टू फाइल द प्रपोजल विद स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट फिजिबिलिटी देखेगी, एनवायरमेंटल एंगल भी देखेगी। स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल मिलने के बाद अगर उनको सही लगता है तो आपका प्रपोजल अपनी रिकमेंडेशंस के साथ उसे बोर्ड को फॉरवर्ड कर देगी विद इन सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब। कोई भी पर्सन जो एससीजेड सेटअप करना चाहता है, एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद अपनी मर्जी से उस एससीजेड को सेटअप करने के पर्पज से डायरेक्टली बोर्ड को एक प्रपोजल दे सकता है। बोर्ड उसे अप्रूवल दे सकता है
और अप्रूवल मिलने के बाद उस पर्सन को स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा विद इन द पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब। मतलब कोई भी पर्सन डायरेक्टली भी बोर्ड को प्रपोजल दे सकता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रपोजल दे सकता है। बोर्ड ऑफ अप्रूवल उस प्रपोजल को अप्रूव कर सकता है। बोर्ड ऑफ अप्रूवल उस प्रपोजल को अप्रूव कर सकता है सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस, या उसको मॉडिफाई कर सकता है। बोर्ड ऑफ अप्रूवल उस प्रपोजल को रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर बोर्ड प्रपोजल को बिना किसी मॉडिफिकेशन के अप्रूव कर देता है तो वो इसकी इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लेटर ऑफ अप्रूवल ग्रांट करेगी। अगर बोर्ड प्रपोजल को मॉडिफिकेशन के साथ अप्रूव करता है तो वो ऐसे मॉडिफिकेशंस की इंफॉर्मेशन उस पर्सन को देगा, और अगर वो मॉडिफिकेशन वो पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है तो बोर्ड अप्रूवल की इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लेटर ऑफ अप्रूवल ग्रांट करेगी। अगर बोर्ड प्रपोजल को रिजेक्ट करता है तो वो इसके रीजंस को रिकॉर्ड करेगा और रिजेक्शन की इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, जो इसकी इंफॉर्मेशन उस कंसर्न पर्सन को देगी। सेक्शन 3 सबसेक्शन 10, सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड से इंफॉर्मेशन मिलने पर डेवलपर को, जो कंसर्न पर्सन हो सकता है या स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, एक लेटर ऑफ अप्रूवल ग्रांट करेगी ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एंड ऑब्लिगेशंस एंड एंटाइटलमेंट्स एज मे बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक डेवलपर के पास SEZ सेटअप करने के लिए मिनिमम एरिया ऑफ लैंड उसके पोजेशन में ना हो, तो ऐसे केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड के अप्रूवल के बेसिस पर किसी SEZ में एक से ज्यादा डेवलपर को अप्रूवल दे सकती है, और ऐसे केसेस में हर डेवलपर को उसके पोजीशन वाले लैंड के रिस्पेक्ट में एक डेवलपर माना जाएगा। सेक्शन 3 सबसेक्शन 12, जिस पर्सन या स्टेट गवर्नमेंट का प्रपोजल बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है और जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेटर ऑफ अप्रूवल ग्रांट कर दिया है, उसको SEZ का को डेवलपर कंसिडर किया जाएगा। सेक्शन 3 सबसेक्शन 13, डेवलपर अप्रूव्ड यूनिट्स को ऐसे यूनिट्स के एंटरप्रेन्योर्स के साथ किए गए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग स्पेस या बिल्टअप एरिया एलोकेट कर सकता है या इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। अब देखते हैं ये पर्सन कौन हो सकता है। पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज V में दी गई है। पर्सन इंक्लूड्स an individual whether resident in India or outside India, a Hindu undivided family, cooperative society, a company whether incorporated in India or outside India, a firm, proprietary concern or an association of persons or body of individuals whether incorporated or not, local authority, trust or any entity as may be noted by the central government, and any agency, office or branch owned or controlled by such individual, Hindu undivided family, cooperative, association, body, authority, company, trust or entity। अब देखते हैं establishment, approval and authorization to operate SEZ। सेक्शन 4, सेक्शन 4 क्या कहता है? डेवलपर लेटर ऑफ अप्रूवल मिलने के बाद आइडेंटिफाइड एरिया के एग्जैक्ट पर्टिकुलर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड होने के बाद कि स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, स्टेट में स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एरिया को SEZ नोटिफाई कर सकती है। इस एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं कि वो किसी भी एडिशनल एरिया को नोटिफाई कर सकती है एज पार्ट ऑफ SEZ। अब देखते हैं सेक्शन 5, गाइडलाइंस फॉर नोटिफाइंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन। किसी भी एरिया को SEZ में नोटिफाई करते समय या SEZ में इंक्लूड किए जाने वाले एडिशनल एरिया को नोटिफाई करते समय और इस एक्ट के अंडर अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करते समय सेंट्रल गवर्नमेंट इन बातों पर ध्यान देगी। फर्स्ट इज जनरेशन ऑफ एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी। Second is promotion of export of goods and services. Third is promotion of investment from domestic and foreign sources. Fourth is creation of employment opportunities. Fifth is development of infrastructure facilities, and sixth is maintenance of sovereignty and integrity of India, the security of the state and friendly relations with foreign states.
इन 6 चीजों का ध्यान रखेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखते हैं प्रोसेसिंग एंड नॉन प्रोसेसिंग एरिया, सेक्शन 6। SEZ के अंडर आने वाले एरिया का डिमार्केशन सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी 3 तरह से कर सकती है। फर्स्ट इज प्रोसेसिंग एरिया, सेकंड इज एरिया एक्सक्लूसिवली फॉर ट्रेडिंग और वेयरहाउसिंग पर्पसेस, एंड थर्ड इज नॉन प्रोसेसिंग एरिया। प्रोसेसिंग एरिया एक्टिविटीज के लिए यूनिट सेटअप करने के लिए प्रोसेसिंग एरिया, जिसमें गुड्स के मैन्युफैक्चर या सर्विसेज रेंडर करना इंक्लूडेड है, या वो एरिया जो एक्सक्लूसिवली ट्रेडिंग या वेयरहाउसिंग पर्पसेस के लिए हो, या नॉन प्रोसेसिंग जोन जो ए या बी के अंडर सर्विसेज के अलावा और एक्टिविटीज के लिए हो। क्लॉज ए या क्लॉज बी के अंडर स्पेसिफाइड एक्टिविटीज के अलावा और एक्टिविटीज के लिए। अब देखते हैं एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्सेस, ड्यूटीज और सेस, सेक्शन 7। सेक्शन 7 एग्जाम्पशन देता है टैक्सेस, ड्यूटीज और सेस से उन सभी इनैक्टमेंट्स के अंडर जो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाई की गई हैं। कोई भी गुड्स या सर्विसेज जिन्हें किसी SEZ में किसी यूनिट या किसी डेवलपर ने एक्सपोर्ट किया हो, इंपोर्ट किया हो या प्रोक्योर किया हो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से, वो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड इनैक्टमेंट के अंडर लगने वाले टैक्सेस, ड्यूटीज और सेस के पेमेंट से एग्जम्प्ट होंगी। Obviously, it will be subject to such terms, conditions and limitations as may be prescribed. फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड इनैक्टमेंट्स सेस लगाने और उनके पेमेंट से रिलेटेड होता है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।